बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं यहाँ पे आया था, हमारे दोस्त राहत साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ था, तो हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, बिल्कुल फैमिली की तरह, और बड़ा अफसोस था जिसके ऊपर जो है वो मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है रात को, और अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा हूँ कि वहाँ उसके ऊपर जो हस्बे तवक्को जो खुशी के शादियाने हमारे लॉ मिनिस्टर साहब और बाकी वज़ीर जो हैं वो मना रहे हैं। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की तारीख़ कोई बहुत शानदार तो नहीं रही है, और हमने देखा है कि 1952 से लेके अब तक, चाहे मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस हो या उसके बाद मार्शल लॉज को रेगुलराइज करने का मामला हो, और हत्ता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे बड़े लीडर को फांसी लगाने का मामला हो, अदालतों ने हमेशा ये जो पाकिस्तान में हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, हमारे जर्नल्स ने और जजेस ने हमेशा जो है वो एक ऐसा किरदार अदा किया है जो ज़ाहिर है कि काबिल रश्क नहीं है पाकिस्तान की तारीख़ में। और ये जजमेंट भी जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, इसको कितनी तारीख़ पजीराई देगी, तारीख़ इसको कहाँ रखेगी, ये तो ज़ाहिर है कि बाद में देखा जाएगा और देखेंगे हम कि कैसे इसको तारीख़ ट्रीट करती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस को कालअदम ना करार दिया होता, आज पाकिस्तान कहीं ज़्यादा सियासी तौर पे मुस्तहकम होता और हम एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ चुके होते। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गलतियों से इबारत है, फैक्चुअल उसमें बहुत बड़ी गलतियां हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, पहले तो खैर मुझे ये समझ नहीं आई कि जो उन्होंने लिखा कि जब ये रूलिंग आई तो सारे जजेस जो हैं वो चीफ़ जस्टिस साहब के घर पे जमा हो गए और हमने ये फ़ैसला किया। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा था, जहाँ पे लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही थी, उस वक़्त जजेस को जमा होना चाहिए था मेरी नुक्ता नज़र में। और ये कहना कि जजेस का ज़मीर एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। इसकी अवेकनिंग जो है वो भी बड़ी सिलेक्टिव सी है कि एक वाक़े के ऊपर जाग जाता है, दूसरे के ऊपर सोया रहता है। 25 मई को जहाँ औरतों बच्चों के साथ हुआ, फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहे, ज़मीर जो है वो सोया रहा। और बड़े वाक़यात हैं, अब उसमें क्या जाएं, फिर बाद में नाराज़ भी हो जाते हैं, कहते हैं ये भी आपने कह दिया, वो भी कह दिया। फिर अब जैसे जजमेंट से पहले क्या रिमार्क्स थे, क्या बातें हो रही थी, फिर वक्फे के बाद क्या हो गया, ये सारी बातें चलें किसी वक्त बाद में तारीख़ का हिस्सा हैं, वो उसमें आ जाएंगी। लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो एक इसके अंदर कहा गया बार बार कि लॉ मिनिस्टर जो उस वक्त मैं था, मैंने खड़े होकर बात कर दी और जो साइफ़र है उस पर डिबेट नहीं हुई, इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। हम तो, मेरा ये ख़्याल है कि अब हमारा सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट के आगे आके कोई रोना ही बाकी रह गया है। बाकी हमने क्या आपसे नहीं कह लिया कि आप इन्वेस्टिगेट करें, हम तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करें, आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं वहाँ पे जो है वो हमारे सामने पेश की गई। तो मैं आपको याद कराता चलूँ कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद साहब, उसके बाद अली ज़फ़र और इम्तियाज़ सिद्दीकी, क्योंकि इम्तियाज़ सिद्दीकी बहुत एम्फेसिस कर रहे थे, बार बार जब वो जा रहे थे कि साइफ़र के ऊपर आएँ और इसके ऊपर बात करें, तो ख़ुद आपने जो जजेस थे, आपने कहा कि नहीं साइफ़र के ऊपर डिटेल में बात ना करें। सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो नहीं हुई है, हमें नहीं लगता, मटेरियल प्लेस पे नहीं है। तो जब हमने मटेरियल लगाया था वो तो आपने पढ़ने को ही नहीं तैयार। चीफ जस्टिस साहब को सदर पाकिस्तान ने, किसी आम शहरी ने नहीं, सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा हुआ है कि आप कमीशन बनाएं और साइफ़र की तहकीकात करें। वो
ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا اور کمیشن جو ہے وہ نہیں بن رہا. ایک طرف آپ تحقیقات کرنے کو تیار نہیں ہیں, ایک طرف آپ سائفر کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کی آپ نے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی. تو ایک طرف رہے نا, یا آپ کہیں جی ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی, اور آپ انویسٹیگیشن, بہت لوگوں کو پتہ ہے آپ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرنا چاہ رہے. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو بھی عقل مند لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ سائفر کی انویسٹیگیشن آخر کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ سائفر کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں مسئلے آئیں گے, اس میں گفتگو ہوگی, لیکن شاید گفتگو سے ہم پرہیز کرنا چاہتے ہیں. جب امریکہ کا سابق وزیر دفاع یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی ہاں, بولٹن کی سٹیٹمنٹ جن لوگوں نے کل پڑھی ہو, جان بولٹن کہہ رہا ہے کل کہ جی اس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ دنیا میں رجیم چینجز آپریشن کرتا رہا ہے اور ہم نے ایسے کام جو ہیں وہ وہاں پہ کیے ہیں. ہماری سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نہیں وہ اس پہ نہ جائیں, وہ اس نے دیکھنا نہیں ہے, وہ ہمیں نہیں پتہ جی ہمارے سامنے. ایک طرف ہم مٹیریل رکھ رہے ہیں, آپ مٹیریل دیکھنے کو تیار نہیں ہے, دوسری طرف ججمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ جی یہ مٹیریل جو ہے وہ وہاں پہ پلیس نہیں کیا گیا. تو یا آپ مٹیریل دیکھیں اور اس پہ فیصلہ کریں, یا پھر آپ مٹیریل نہ دیکھیں اور پھر آپ پولیٹیکل فیصلہ کریں. لیکن ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے منہ کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے, یہ انفارچونیٹلی یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی. اتنے بڑے میڈیا ریولوشن کے بعد یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا. پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں, کچھ ہمارے ججز ہیں, وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے ہماری پالیسی یہ ہوگی, اگلے دن ہم بدل جائیں. ہم فیصلہ کر لیں کہ 8 سال ہم نے افغانستان میں لڑائی لڑنی ہے, وہاں پہ ہم ہزاروں لوگ اپنے شہید کروا لیں, اگلے دن ہم بدل جائیں کہ نہیں وہ ہماری پالیسی غلط تھی, آج سے ہم جو ہے وہ دوسری طرف ہو گئے ہیں, ہم پھر اپنے ہزاروں بندے مروا لیں. مطلب جس طریقے سے پالیسیز پاکستان میں بن رہی ہیں یہ تو مذاق ہے. ہمارے بچوں کو جس طرح سے جو شہید ہو رہے ہیں, ہمارے لوگ جس طریقے سے یہاں پہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, اس طرح سے پالیسیز قومیں نہیں بناتی جس طرح سے ہمارے جو 8-10 لوگ اوپر بیٹھ کے بنا دیتے ہیں. اور اسی لیے میں نے یہ کل بات کہی تھی, اور اب بھی میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے. فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے, وہ دیکھ لیں, اس کے مطابق جو ہے وہ حالات شیپ اپ ہوں گے. جہاں تک ایک جج صاحب کے اضافی نوٹ کا تعلق ہے, وہ اضافی نوٹ ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت تو نہیں ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کو بندہ ہی نہیں چھوڑا جس کے اوپر وہ آرٹیکل 6 لگانا نہیں چاہتے. میں جج صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل 6 کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی, یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے, گلے بہت زیادہ ہیں. وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکیں. سیاسی باتوں میں اس طرح کی تلخیاں لانا آپ کا کام نہیں ہے. انتل آپ کسی مشن پہ ہیں کہ آپ نے ایک تلخیاں لانی ہے تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جب آپ کو جواب ملے گا پھر آگے سیاست سے, پھر آپ آسمان پہ جا لگتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسی باتیں نہ کریں, ہمیں پھر پورا بتانا پڑے گا یہ فیصلے کیسے ہوا, کیا کیا. تو ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. آرٹیکل 6 کے کیسز یہاں پہ پاکستان میں بننے شروع ہوں گے, گلے کم پڑ جائیں گے, رسے کم پڑ جائیں گے, گلے بہت زیادہ ہیں. وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ججمنٹ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پارلیمنٹ جب آئے گی, ابھی تو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے اس وقت, تو ایک مقبوضہ اسمبلی ہے جس اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, اور جب وہ لوٹے بن رہے تھے اس وقت انفارچونیٹلی ضمیر ہمارا نہیں اٹھا اور سارے ججز نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تو ہم نے کوئی اس وقت اکٹھا نہیں ہونا. بعد میں 12 ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, لیکن اب جو ضمیر جو ہے وہ جاگا ہے. تو میری نظر میں یہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں, یہ اسمبلی اس وقت چونکہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہی اس اسمبلی میں نہیں ہے, تو ظاہر ہے آپ اس کو ریپرزنٹیٹیو اسمبلی تو نہیں کہہ سکتے.
सो राजा रियाज की असम्बली जो है वो तो राजा रियाज को मुबारक हो और हमारे शहबाज शरीफ साहब को मुबारक हो, लेकिन जब एक मुंतखब असम्बली आएगी और इंशाअल्लाह PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे और ये जजमेंट पार्लियामेंट में पेश होगी और पार्लियामेंट फिर फैसला करेगी कि आर्टिकल 6 जो है वो आर्टिकल 69 की वायलेशन के ऊपर लगता है या नहीं लगता। क्या जजेस जो हैं वो आइन तोड़ने, अगर जजेस आइन तोड़े उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, और अगर कोई इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन अलहदा है तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, और अगर जजेस की आइन तोड़ने के ऊपर सज़ा हो गई तो फिर तो मामला बड़ा ख़राब होगा। फिर तो आपको पता ही है जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी गई, अगर वो ट्रायल भी ओपन हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उस वक्त के जजेस को फिर निकालना पड़ा तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। लिहाजा इस तरह की बातें जो हैं वो जजेस को एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत है, उसका मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर हमारी जो सियासी फ़ैसले हैं वो सियासी मैदान में होने दें। आपको ये शौक़ नहीं होना चाहिए, आप ये तो देखें ना, कैरियर की बात है। जजेस ने, जर्नल्स ने अपना एक कैरियर चुना है, उन्होंने सोचा कि नहीं हम ये हमारा ये कैरियर होगा। जब आप एक कैरियर चुन लेते हैं फिर आप उसके वक़ार के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। ये नहीं कि आपने करनी जो है वो जजी है, करना हमने जो है वो हमने कमीशन लिया हुआ है फ़ौज में, लेकिन हमने फिर सियासत भी करनी है, ये तो नहीं हो सकता। आप या सियासत करेंगे या आप अपना काम करेंगे। लिहाजा मेरी नज़र में ये जो कुछ कंट्रोवर्सी और फिर टाइमिंग जो है, 2 दिन के बाद इलेक्शन है, आपने 4 महीने रोक लिया है, 3 दिन और रोक लेते, उसके बाद हम ये सारे जो गुफ्तगू है वो सुन लेते, बेहतर था। लेकिन बहरहाल हम, वो आपकी मर्ज़ी है, दोबारा टाइमिंग भी आपने अपनी मर्ज़ी से चुनी है। अब हम मुतालबा हमारा ये है, दोबारा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो साइफ़र है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली अमल में आई, एक आलमी साजिश के नतीजे में, जहाँ से इमरान ख़ान को पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, इस साइफ़र की तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये साइफ़र पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि वो साइफ़र पेश नहीं किया गया, वो साइफ़र तो चीफ जस्टिस साहब के पास पड़ा हुआ है। तो ये सवाल तो जो साथी जजेस हैं वो चीफ जस्टिस साहब से करें कि उन्होंने उनको साइफ़र क्यों नहीं पढ़ने को दिया। अगर साइफ़र पढ़ना इम्पॉर्टेंट था, मटेरियल इम्पॉर्टेंट था, तो वो अब क्या आप चाहते हैं, अगर स्पीकर साहब से हम ये तवक्को करेंगे कि वो जाके वहाँ पे पढ़ के सुनाएं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, उनको बुला लें, पढ़ के भी सुना देते हैं। लेकिन वो साइफ़र चीफ जस्टिस साहब के पास उनके ऑफिस में सील्ड है, तो आपको चाहिए था कि ये जजमेंट लिखने से पहले आपने साथी जजेस को पढ़वा देते कि ये साइफ़र है और इसमें ये लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन मिनट्स को मंगवा के पढ़ लेते आप कि क्या उनमें लिखा हुआ है, वो अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। और आपको कमीशन बनाना चाहिए जिसमें आप ये सारे मामलात जो हैं वो लेके चल सकें आगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जब नई पार्लियामेंट आएगी, अगर इन्होंने ये कमीशन की तहकीकात नहीं की तो फिर नई पार्लियामेंट आके इसकी मुकम्मल तहकीकात करेगी और जो मुलव्वस लोग हैं, ज़ाहिर है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है उसको कानून के मुताबिक जो है वो होगी। जहाँ तक मैं अगले ज़िमनी इलेक्शंस में आना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आखिर आ चुका है। कल इमरान खान जो हैं वो लाहौर होंगे और आखिरी जो कैंपेन है वो लाहौर में वो ख़त्म करेंगे। एक लहर है इस वक्त, एक तूफ़ान है, एक सुनामी है इस वक्त तहरीक इंसाफ का, और हमारे कई दोस्तों को ये है कि पता नहीं धांधली या होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मर्ज़ी कर ले कोई, ये तूफ़ान नहीं रुक सकता। इस वक्त PTI का, पाकिस्तान के गयूर अवाम का ये इस वक्त एक फ़ैसला हो चुका है और इंशाअल्लाह उस फ़ैसले को वो अपनी मोहर से, बल्ले पर मोहर लगा के ये फ़ैसला अनाउंस करेंगे और ये फ़ैसला इंशाअल्लाह मेरिट के ऊपर होगा, दीगर फ़ैसलों की तरह नहीं होगा। शुक्रिया। ये फरमाइए, नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि फ़ैसलों के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो तो हक है। फवाद साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो कमी करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि इससे
जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें कोई असरअंदाज होने की कोशिश हो सकती है? ये हुकूमत बेसिकली जो है ना ये फ्रॉडियों पे मुश्तमिल है और सारी हुकूमत जो है उसका सारा ये इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो अपनी सियासत तबाह की है वो तबाह इसलिए की है कि उन्होंने अब ये समझा है कि लोग तो बेवकूफ़ हैं, लोगों को तो अक्ल नहीं है। सो ये इस तरह के फ़ैसले करते हैं। मुझे आप बताइए, सबसे पहले तो मुझे बताइए, मरियम नवाज़ जो है जो एक सज़ा याफ्ता खातून है और वो ज़मानत के ऊपर है, मुझे आप बताइए वो किस हैसियत में ये अनाउंसमेंट कर रही हैं कि ये तेल की कीमत कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? ये मुल्क है, ये तमाशा है। उसके बाद कोई जो है वो उठ के आ जाता है, वो कह देता है कि ये हमजा शहबाज को सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी दी कि वो स्टॉप गैप के तौर के ऊपर काम करेंगे। हमजा शहबाज जो ऐसे काम कर रहा है कि जैसे उसने ज़िंदगी में जाना ही नहीं है। ये एक पूरा फ्रॉडियों का एक्चुअली एक इज्तमा है जो पाकिस्तान पे इस वक्त बलोबस है। पेट्रोल की कीमत तो इस वक्त 150 रुपये पे आनी चाहिए जो आलमी मार्केट में क्रैश हो गई है, तो ये 150 रुपये पे लेके आए, हम तो उसको वेलकम करेंगे, हम क्यों मुखालफत करेंगे? सर ये बताइएगा कि पिछले दिनों चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा की एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट आई एशियन नेशंस के हवाले से कि बड़ी गेम का मोहरा न बने। अब सुना है कि बाइडन भी जो है वो मशरक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान और सूबा सलार की हज के मौके पर सऊदीया गए थे और बाइडन का आखिरी पड़ाव जो है वो सऊदी अरब में हो रहा है। तो ये बताते हैं ये कोई इत्तेफाक महज इत्तेफाक है, ये कोई बड़ी गेम इस खित्ते में होने जा रही है जिस पर चाइना ने कंसर्न शो नहीं, देखिए ज़ाहिर है ये खत्ता इस वक्त सबसे अहम है। अगर अमेरिका का जो नई कोल्ड वॉर है जो चल रही है वो इसी खत्ते में है। ज़ाहिर पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है और ज़ाहिर है हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो तो समझते हैं कि वो फ़कीर हैं या वो बैगर हैं और वो मांगने वाले हैं। वो तो जाके यही कहे जा रहे हैं लोगों को कि मेरी शक्ल से तो आपको लगती है कि तेल की कीमत कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ये मुल्क है, ये तमाशा है। उसके बाद कोई जो है वो उठ के आ जाता है, वो कह देता है कि ये हमजा शहबाज को सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी दी कि वो स्टॉप गैप के तौर के ऊपर काम करेंगे। हमजा शहबाज जो ऐसे काम कर रहा है कि जैसे उसने ज़िंदगी में जाना ही नहीं है। ये एक पूरा फ्रॉडियों का एक्चुअली एक इज्तमा है जो पाकिस्तान पे इस वक्त बलोबस है। पेट्रोल की कीमत तो इस वक्त 150 रुपये पे आनी चाहिए जो आलमी मार्केट में क्रैश हो गई है, तो ये 150 रुपये पे लेके आए, हम तो उसको वेलकम करेंगे, हम क्यों मुखालफत करेंगे? सर ये बताइएगा कि पिछले दिनों चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा की एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट आई एशियन नेशंस के हवाले से कि बड़ी गेम का मोहरा न बने। अब सुना है कि बाइडन भी जो है वो मशरक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान और सूबा सलार की हज के मौके पर सऊदीया गए थे और बाइडन का आखिरी पड़ाव जो है वो सऊदी अरब में हो रहा है। तो ये बताते हैं ये कोई इत्तेफाक महज इत्तेफाक है, ये कोई बड़ी गेम इस खित्ते में होने जा रही है जिस पर चाइना ने कंसर्न शो नहीं, देखिए ज़ाहिर है ये खत्ता इस वक्त सबसे अहम है। अगर अमेरिका का जो नई कोल्ड वॉर है जो चल रही है वो इसी खत्ते में है। ज़ाहिर पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है और ज़ाहिर है हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो तो समझते हैं कि वो फ़कीर हैं या वो बैगर हैं और वो मांगने वाले हैं। वो तो जाके यही कहे जा रहे हैं लोगों को कि मेरी शक्ल से तो आपको लगता होगा कि मैं फ़कीर हूँ और मांगने आ गया हूँ। इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कितना अहम मुल्क है। इनको पता ही नहीं है कि वो कितनी अहम इस वक्त जिम्मेदारी के ऊपर बैठे हुए हैं। वो तो मजाक में बैठे हुए हैं, सिवाय इसके कि जी ये सोलर पैनल मंगवा लो, इतने पैसे इसमें बना लो। ये जो मरियम शहबाज इसने किया, औरंगज़ेब ने किया, अपने खावंद को सिगरेट इंडस्ट्री में बिलियंस ऑफ रुपीज़ दे दो, ये तो इसी काम पे लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान की कौम की तौहीन है कि ये लोग आज पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं इतने अहम जो हिस्टोरिकल जंक्चर के ऊपर। साहब ये बताएं कि चीफ जस्टिस ज़ाहिर है झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे कि उनको साइफर नहीं मिला, कोई कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई, कोई कंफर्मेशन है कि उनको साइफर पहुंच गया था? नहीं, साइफर तो सील्ड उनके ऑफिस में है ना। चीफ जस्टिस साहब ने ये नहीं, वो तो चूँकि पीपल्स पार्टी की मैं देख रहा था कि जो शहरी रहमान हैं और बाकी लोग, इनमें चूँकि अकल नहीं है, ये बेचारे या तो वो बूढ़ी हो गई हैं, बड़ी उनकी यादाश्त ख़त्म हो गई होगी। ये जो साइफर की जो बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि उस प्रोसीडिंग्स में हमारे सामने नहीं आया। उस प्रोसीडिंग के बाद आपको याद होगा कि स्पीकर ने उनको कैबिनेट ने जब अलाउ किया तो फिर स्पीकर को वो गया था, क्योंकि आप ये
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, कैबिनेट ने उसको उसकी ऑफिशियल सीक्रेसी ख़त्म की और फिर भेजा, वो अब चीफ जस्टिस साहब के पास है। यही तो मैं इस पे हैरान हूँ कि जब 3 महीने के बाद फैसला आ रहा है, यही आपने कमीशन बनाया होता और कमीशन की एक रिपोर्ट आ गई होती और बाकी लोगों के साथ शेयर हो गई होती, फैसला मुख्तलिफ होता। तो सर ये बताइएगा, आपकी गवर्नमेंट या तो वो बूढ़ी हो गई हैं, बड़ी उनकी यादाश्त ख़त्म हो गई होगी। ये जो साइफर की जो बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि उस प्रोसीडिंग्स में हमारे सामने नहीं आया। उस प्रोसीडिंग के बाद आपको याद होगा कि स्पीकर ने वो कैबिनेट ने जब अलाउ किया तो फिर स्पीकर को वो गया था, क्योंकि आप ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, कैबिनेट ने उसकी ऑफिशियल सीक्रेसी ख़त्म की और फिर भेजा, वो अब चीफ जस्टिस साहब के पास है। यही तो मैं इस पे हैरान हूँ कि जब 3 महीने के बाद फैसला आ रहा है, यही आपने कमीशन बनाया होता और कमीशन की एक रिपोर्ट आ गई होती और बाकी लोगों के साथ शेयर हो गई होती, फैसला मुख्तलिफ होता। तो सर ये बताइएगा, आपकी गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानबाजी की जाती थी फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, जर्नैलों के खिलाफ, तब आप उन्हें गद्दार कहते थे। आज आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने जर्नैलों को भी तनकीद का निशाना बनाया, जजेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो तमाम जजेस को, जर्नैलों को तनकीद का निशाना बना रही है। तो आज आप अपनी जमात के बारे में, अपने लीडर्स के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जजेस और जर्नैलों के बगैर मुल्क नहीं चलते, उनकी बड़ी अहमियत है। जो एस्टैब्लिशमेंट हर मुल्क का एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बगैर तो मुल्क नहीं चलते। ना मैं जजेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ना जर्नैलों के ऊपर बात कर रहा हूँ, इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही होती है। इश्यूज़ के ऊपर आप तनकीद करते हैं, इश्यूज़ के ऊपर आप तनकीद नहीं करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त फैसले दिए हैं। अभी ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस है। सो आपने जो फैसला है, जो इशू है, और जो अच्छे सहाफ़ियों को भी जो करना चाहिए, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में ख़त्म ही हो गया है, आप इशू टू इशू अपना स्टैंड लेते हैं। ये नहीं होता कि आप एक तरफ हर तरफ पीटीआई की तरफ ही हो जाए और दूसरा पूरा जो है वो नून की तरफ ही हो जाए और तीसरा जो है वो फलाने तरफ हो जाए। इशू टू इशू आप अपना जो है वो स्टांस रखते हैं और उसके मुताबिक आप अपनी गुफ्तगू करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बिलावल को अपनी ज़िंदगी में वो वज़ीर-ए-आज़म बनना देखना चाहते हैं और दूसरी नवंबर में वो नवंबर से पहले सदर बनने की भी कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या आसिफ अली जरदारी इस गेम में कामयाब हो जाए? नहीं, मेरा ख्याल है, देखें, आसिफ जरदारी साहब का ख्वाब तो बड़ा लेजिटिमेट है, क्योंकि ये जरदारी फैमिली हो गई, शरीफ फैमिली हो गई, ये तो हम जैसे कमी कमीनों को ऊपर रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। और यही उन्होंने बताया है कि आप लोग, जिस तरह मरियम ने भी उस दिन कहा है, हम नस्ल दर नस्ल जो है वो हम हुकूमत करेंगे, बिलावल साहब भी नस्ल दर नस्ल हुकूमत करेंगे। तो ये तो इन दोनों फैमिलीज़ का जो हक है वो उसी को क्लेम कर रहे हैं। हम सारे जो कमी कमीन हैं, हम सारे खड़े हैं कि जनाब आप आ जाएं, दोबारा नेक्स्ट बादशाह आ जाए, हम उसके पीछे जो है वो लग जाते हैं। मतलब बेहुदा लोग हैं, इनको शर्म अकल ही नहीं है कि ये इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का सबसे फेल्ड खारजा मिनिस्टर साबित हो रहा है और वो हिना रबानी घर को भी लेके बैठ गया है। और आप देखें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जितना जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, इतने हिस्टोरिकल जंक्चर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान एक की मुल्क है दुनिया की, अगली पॉलिसी का पाकिस्तान इररिलेवेंट हुआ पड़ा है। ये कही जा रहे हैं हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बहाल करें, हिंदुस्तान वाले जो हैं वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। ये तो इनका हाल है। सो अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं। अच्छा ये बताइएगा कि 17 को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़रूरी आप लोगों की अगर हुकूमत दोबारा बन जाती है तो आप उसको कैरी ऑन करेंगे या जो आपका मुतालबा है वो इलेक्शन का, आप लोग इलेक्शन की तरफ दोबारा जाएंगे? नहीं, देखें, हम जो हैं वो तो देखेंगे कि कैसे बनता है। नेशनल इलेक्शन की तरफ तो आपने जाना है, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली इस वक्त मकबूजा असम्बली है और आपने ज़ाहिर है उसको आज़ाद करवाना है। थैंक यू।